हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप भी बाय क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या होता है? यह अध्याय स्थिर आवेशों और उनके चारों ओर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करता है। इस चैप्टर में कूलाम का नियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो दो आवेशों के बीच बल की गणना करता है। कितने? दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच बल यानी F की गणना करता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के प्रभाव को दर्शाने का एक दृश्य तरीका है और यह विषय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव रखता है, जो फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आवेशों का संरक्षण और क्वांटीकरण इस अध्याय यानी इस चैप्टर के प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख कंसेप्ट हैं। दूसरा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? गॉस की प्रमेय। कौन सा? गॉसिस थ्योरम। ये क्या? गॉस की प्रमेय क्या होती है? यह प्रमेय किसी बंद सतह से गुजरने वाले, किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स फाई और उसके भीतर मौजूद आवेश यानी आवेश क्यू के बीच संबंध बताती है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग अत्यधिक जटिल आवेश वितरणों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को सरलता से ज्ञात करने में होता है। इस प्रमेय के अनुसार यानी इस गॉस की प्रमेय के अनुसार कुल फ्लक्स फाई सतह के अंदर कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह क्या करता है? यह विद्युत आवेशों के वितरण की गणना को अत्यधिक सरल बना देता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समस्याओं को हल करने में यह एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, कौन सा? वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये क्या होता है? वैद्युत विभव किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का माप है। धारिता किसी चालक की आवेश को संचित करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह चैप्टर बताता है कि कैसे आवेश का संचय ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। विभव और धारिता का अध्ययन विद्युत परिपथों को समझने के लिए आवश्यक है। संधारित्र का उपयोग किस में होता है? संधारित्र का उपयोग ऊर्जा भंडारण के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में किया जाता है। किसमें? ऊर्जा भंडारण के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखो। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? यह सबसे सरल और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला संधारित्र का प्रकार है। इसमें दो समानांतर धातु की प्लेटें होती हैं जो एक अल्प दूरी पर रखी होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ऊर्जा को आवेश के रूप में संग्रहित करता है, मतलब इकट्ठा करता है। धारिता का मान प्लेटों के क्षेत्रफल और उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फिल्टर और ट्यूनिंग सर्किट के लिए अनिवार्य है। अब अगला टॉपिक देखो, हमारा अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओम का नियम बताता है कि चालक में बहने वाली धारा और उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, ओम का नियम कहता है कि चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के विभवांतर बी के समानुपाती होती है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता भी कहते हैं। पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यह नियम विद्युत सर्किट में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को परिभाषित करता है। प्रतिरोधकता तापमान के साथ बदलती है, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विद्युत इंजीनियरिंग का एक मूलभूत नियम है। ठीक है,
अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है हमारा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या होता है? ये नियम जटिल विद्युत परिपथों में धारा और वोल्टेज के वितरण को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि इसका द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है, प्रथम नियम तो आवेश संरक्षण के नियम पर और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इनका उपयोग किस में होता है? इनका उपयोग किसी भी जटिल नेटवर्क में अज्ञात धाराओं या प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए होता है। ये नियम लूप और नोड विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड के डिज़ाइन में इनका व्यापक उपयोग है। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है हमारा बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, कौन सा? बायो-सैवर्ट का नियम। ये नियम क्या होता है? बायो-सैवर्ट का नियम, यह नियम किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में मदद करता है। यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा, लंबाई और दूरी के कोण पर कैसे निर्भर करता है। इसका गणितीय रूप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को सटीक रूप से वर्णित करता है। यह नियम एम्पियर के नियम का एक आधारभूत हिस्सा है, एक आधारभूत पार्ट है। फिजिक्स में चुंबकीय प्रभाव के अध्ययन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखो हमारा, अगला टॉपिक है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये क्या होता है? यह नियम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच के संबंध को एक सरल समाकल रूप में प्रस्तुत करता है। यह गॉस की प्रमेय के समान ही, मतलब यह गॉस की प्रमेय की तरह ही चुंबकीय क्षेत्र गणनाओं को बहुत ही आसान, बहुत ही इजी बना देता है। किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ठीक है, यह नियम धारावाही तारों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में बहुत प्रभावी है। विद्युत चुंबकत्व की बुनियादी समझ के लिए यह अनिवार्य है। अगला टॉपिक देखो, टॉपिक नंबर 9, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम है? यह नियम बताता है कि कैसे बदलते चुंबकीय फ्लक्स के कारण चालक में विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ प्रेरित होता है। प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, जो ऊर्जा संरक्षण का पालन करती है। यह घटना जनरेटर, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर्स के काम करने का आधार है। बदलते चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया आधुनिक युग में महत्वपूर्ण है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला टॉपिक देखो हमारा स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या होता है? देखो, स्व प्रेरण किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसी में प्रेरित ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना है। जबकि अन्योन्य प्रेरण क्या है? जबकि अन्योन्य प्रेरण में एक कुंडली में धारा बदलने से दूसरी पास रखी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ही सिद्धांत ट्रांसफार्मर और इंडक्टर्स के कामकाज के लिए बहुत आवश्यक हैं। स्व प्रेरण को कुंडली के जड़त्व के रूप में देखा जा सकता है। यह विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण और भंडारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक देखो हमारा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान और दिशा समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। एलसीआर सर्किट में प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध का संयोजन रेजोनेंस जैसी विशेष स्थितियां उत्पन्न करता है। प्रतिबाधा इन तीनों घटकों का संयुक्त प्रभाव है जो धारा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह सर्किट रेडियो ट्यूनिंग और फिल्टरिंग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का अध्ययन आधुनिक बिजली प्रणालियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला टॉपिक देखो हमारा मैक्सवेल के समीकरण। ठीक है, क्या है? मैक्सवेल के समीकरण। मैक्सवेल के 4 समीकरण विद्युत
और चुंबकीय क्षेत्रों के एकीकृत सिद्धांत का वर्णन करते हैं। ठीक है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की ये समीकरण सिद्ध करते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये विद्युत चुंबकत्व के सभी पहलुओं को संक्षेप में और सटीकता के साथ समझाते हैं। इन समीकरणों ने भौतिकी में एक नई क्रांति ला दी थी। आज की संचार तकनीकें जैसे रेडियो और मोबाइल फ़ोन इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपवर्तन कब होता है? अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी गति जो है वो बदल जाती है। ठीक है, उसकी गति चेंज हो जाती है, तब अपवर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होता है। यह सिद्धांत फाइबर ऑप्टिक्स और मिराज मरीचिका के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश के मुड़ने की क्रिया लेंसों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यानी मुख्य भूमिका निभाती है। यह ऑप्टिक्स का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा। अगला टॉपिक है हमारा लेंस का सूत्र तथा प्रकाशिक यंत्र। लेंस का सूत्र और प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? लेंस सूत्र वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब लेंस सूत्र वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी b और फोकस दूरी f के बीच संबंध को दर्शाता है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जैसे प्रकाशिक यंत्रों में लेंसों का उपयोग आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। हमारी मानव आँख भी एक प्राकृतिक लेंस प्रणाली की तरह कार्य करती है। इन यंत्रों ने विज्ञान और खगोल विज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति संभव बनाई है। प्रकाशिक यंत्रों का सही उपयोग स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा। अगला टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल। ये क्या होता है? यह सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाने के लिए वेव फ्रंट की अवधारणा का उपयोग करता है। इसके अनुसार तरंग के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगें निकलती हैं। यह सिद्धांत परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को तरंगों के रूप में सिद्ध करता है। प्रकाश के प्रसार को, प्रकाश के फैलाव को समझाने के लिए यह एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल मॉडल है। यह ज्यामितीय प्रकाशिकी और भौतिक प्रकाशिकी के बीच कड़ी, जॉइंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन। ये क्या होता है? व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण दो प्रकाश तरंगों के मिलने से अधिकतम या फिर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करने की घटना है। ठीक है, जब दो प्रकाश तरंगें मिलकर अधिकतम या न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करती हैं तो उसे व्यतिकरण कहते हैं। और विवर्तन कब होता है? विवर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी अवरोध या छिद्र के किनारों से मुड़ जाता है। ये दोनों ही घटनाएं प्रकाश के तरंग स्वरूप की पुष्टि करती हैं। व्यतिकरण का उपयोग किस में होता है? व्यतिकरण का उपयोग फिल्म की मोटाई और सटीक दूरियां, स्पष्ट दूरियां नापने के लिए किया जाता है। विवर्तन का उपयोग किस में होता है? विवर्तन सीमाओं के कारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्धारित होती है। ठीक है, विवर्तन सीमाओं के कारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्धारित होती है। अगला टॉपिक देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? यह प्रभाव तब होता है जब धातु की सतह पर प्रकाश गिरने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह घटना प्रकाश के कण स्वरूप फोटोन को साबित करती है। आइंस्टीन ने इस प्रभाव को समझाकर क्वांटम भौतिकी की नींव रखी थी। इसका यूज सौर सेल और ऑटोमेटिक डोर सेंसर में किया जाता है। ठीक है, यह प्रकाश की ऊर्जा और आवृत्ति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये क्या होता है? बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है? बोर ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों वाली कक्षाओं में घूमते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे में कूदते हैं
तो वे ऊर्जा छोड़ते या ग्रहण करते हैं। यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को सफलतापूर्वक समझाने में सक्षम था। हालांकि यह बाद में सीमित पाया गया, लेकिन यह क्वांटम मॉडल की शुरुआत था और परमाणु की स्थिरता को समझाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। ये क्या होता है? देखो, नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक टूटकर ऊर्जा और हल्के नाभिक बनाता है। ठीक है, जैसे परमाणु रिएक्टरों में होता है, भारी नाभिक टूटकर ऊर्जा और हल्के नाभिक बनाता है। संलयन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक जुड़कर ऊर्जा का विशाल स्रोत बनाते हैं, जैसा कि सूर्य में होता है। ठीक है, अब इन दोनों ही प्रक्रियाओं में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत का उपयोग होता है। ठीक है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत का उपयोग होता है। यह ऊर्जा का भविष्य का सबसे बड़ा संभावित स्वच्छ स्रोत है। नाभिकीय भौतिकी में ये दोनों ही अभिक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगला टॉपिक देखो, हमारा अगला टॉपिक है पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड एक अर्धचालक उपकरण है। क्या है? एक अर्धचालक उपकरण है जो धारा को, करंट को एक ही दिशा में बहने देता है। इसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर का बुनियादी घटक है। जंक्शन पर बनने वाली अवक्षय परत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। पीएन संधि डायोड डिजिटल दुनिया के हर उपकरण में यह एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, यह एक अनिवार्य हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।